मुद्दा जो शिशिर जी ने भी काफ़ी अच्छे से उठाया कि क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहूँगा कि इस पे जीएसटी के तहत ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी बन चुका है, कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द शायद फैसला होगा। वह है रेट रैशनलाइजेशन को लेकर के, जो अभी अलग अलग टैक्स की दरें हैं उसको क्या हम लोग टैक्स के स्लैब को कम कर सकते हैं? क्या आपको कितना ये फिजिबल लग रहा है? अगर फिजिबल होगा तो ऑप्शन क्या आप देख रहे हैं? देखिए, क्लासिफिकेशन का जहां तक सवाल है वो दो वजह से हो रहा है। क्लासिफिकेशन नहीं, टैक्स स्लैब की बात, क्लासिफिकेशन में आगे चल कर आऊंगा। टैक्स स्लैब घटाना कितना पॉसिबल है? हाँ, और ऑप्शन क्या हो टैक्स सकता है? स्लैब घटाना तो बिल्कुल मुमकिन है, टैक्स स्लैब घटाना बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आज की तारीख में जितने अपने स्लैब्स हैं 0, 5, 12, 18 और 28 जो नॉर्मल गुड्स के केस में हैं, उन स्लैब्स को अगर हम रैशनलाइज करके एक भी रेट उसमें से कम करते हैं तो मेरे हिसाब से उसमें से 12% जो रेट है वो 12% रेट ही रहेगा, जो या तो 5 और 18 के बीच में मर्ज हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली 12% का जो स्लैब है वो रिमूव हो जाएगा और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ 5% में आ जाएंगे और कुछ 18% में चले जाएंगे। अब ऐसा अगर फैसला जीएसटी काउंसिल करती है या फिटमेंट कमेटी करती है, उसमें जो प्रोडक्ट्स 5% में जाएंगे शायद वहां पर कोई शिकायत नहीं होगी किसी की, पर जो प्रोडक्ट्स 12 से 18 में जाएंगे वहां पर सबसे ज्यादा शिकायत होगी। पर इसके ऊपर फिटमेंट कमेटी की काफी नजर गई है और काफी दिनों से वो काम कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत होपफुल हूं कि फिटमेंट कमेटी का जो फैसला है अगली जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जिसकी उम्मीद जुलाई के महीने में ही है, उस मीटिंग में शायद वो तय कर पाएंगे कि रेट रैशनलाइजेशन किस तरीके से करें। नंबर ऑफ रेट्स जितने हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा हैं जीएसटी के हिसाब से। इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में 2 रेट रखना दूसरे कंट्रीज के जैसे संभव नहीं है, पर 3 रेट्स जो हैं 5, 18, 3 रेट जरूर हो सकते हैं। एक सवाल और आपसे पूछूं, फिर मैं अगले दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। ये जो है क्लासिफिकेशन में इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाकई ग्राउंड पे क्लैरिटी नहीं होती है क्या? छोड़ दें, थोड़ी बहुत रियायत दे दें, थोड़ा सा दरिया दिली दिखाएं। इसमें ब्यूरोक्रेटिक नज़रिए से देखने की बजाय हम लोग कारोबार के नज़रिए से देखें, हम लोग एक कंज्यूमर के नज़रिए से देखें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा क्या? क्लासिफिकेशन का जहां तक सवाल है, मैंने जैसे पहले कहा, क्लासिफिकेशन की जो डिस्प्यूट्स है उसकी प्राइमरी वजह है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और चेंजिंग होती रहती हैं। कोई भी आइटम जो है, तो आप अगर देखते हैं जीएसटी की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त डिजिटल सर्विसेज बहुत प्रोमिनेंट नहीं थे। अभी डिजिटल सर्विसेज बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। अब डिजिटल सर्विसेज जब प्रोमिनेंट हो गए हैं वो अलग अलग मोड पे डिलीवर हो रहे हैं। कुछ डिजिटल सर्विसेज हैं जो B2B हैं और कुछ हैं जो B2C हैं। अब ये सर्विसेज उस वक्त तो थी नहीं, इसलिए हमेशा क्या होता है कि नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज जब आते हैं उसकी जो क्लासिफिकेशन है और उसकी जो टैक्सेशन है वो थोड़ा सा कैचअप मोड पे चला जाता है। मतलब वो प्रोडक्ट या सर्विस आ जाती है, उसके बाद में उसको टैक्स करते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सिमिलर रिक्वायरमेंट थी ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज के साथ में। तो जिस वक्त जीएसटी का शुरुआत हुआ था उस वक्त तो ऑनलाइन गेमिंग तो थी नहीं इंडिया में। उसके बाद में यह फेनोमेना शुरू हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग शुरू हुई। अब ऑनलाइन गेमिंग जब शुरू होती है, उनका जो मॉडल रहता है करने का कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कंसिडरेशन है उसमें, उसकी टैक्सेशन किस प्रकार से होगी। फूड डिलीवरी एप्स में भी सिमिलर आपने देखा होगा, पिछले 7 साल में खास करके पैंडेमिक के बाद में फूड डिलीवरी एप्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं उनको। तो जैसे ही गुड्स और सर्विसेज की एवोल्यूशन होती रहती है, नए किस्म के गुड्स, नए किस्म की सर्विसेज, नए कॉम्पेंसेशन मॉडल्स आते रहते हैं, उसके हिसाब से जीएसटी को हमेशा कैचअप करना पड़ता है उसके साथ में। ये एक बहुत मुख्य वजह है क्यों क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स आती रहती हैं। दूसरी वजह बड़ा यह है चैलेंज कि यहाँ पे विनोद कुमार जी, मैं आऊँगा फिर से आपके पास मानी साहब। विनोद कुमार जी, ये 2 इशू बताया इन्होंने। एक तो रेट रैशनलाइजेशन में हम लोग आसानी से 3 तो कर ही सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आएगी जो जिनके दाम बढ़ेंगे वो तो उस पर हंगामा तो मचेगा। और दूसरा, क्लासिफिकेशन में जिस तेज़ी से प्रोडक्ट के नेचर चेंज हो रहे होते हैं वो क्लासिफिकेशन को कॉम्प्लिकेट करता है और सरकार के लिए भी बहुत आसान नहीं होता है कि चीज़ों को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। बड़े इंपॉर्टेंट दोनों मुद्दे हैं सर। पहला मुद्दा ये कि मैं आपको माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस की तरफ से बोलता हूं। मान लीजिए आपका आज
बिस्किट बनाने का व्यापार है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो बिस्किट जब तक आप खुले में बेचते हैं बिना किसी ब्रांड के, बिना किसी लेबल के, तो आपको उस पे एक्स जीएसटी लगता है। और जैसे ही उसको आप एक पैकेट में डाल के, एक ऊपर ब्रांड डाल के बेचते हैं, तो आपको ज्यादा टैक्स वसूलना पड़ता है आपके कस्टमर से। तो देखिए, एक साइड से पूरा देश आज ये बात कर रहा है कि कैसे हम इनोवेटिव बने, कैसे हम लोग बौद्धिक संपदा पे काम करें, अपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को बड़ा करें। और दूसरे साइड से जैसे ही वो ब्रांड बना रहा है, ब्रांड बनाने की केवल कोशिश कर रहा है, तो उसको दुगना जीएसटी लेना पड़ता है। तो पहले बात ये। दूसरी बात ये कि जब हम लोग बात करते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा। हाँ, दूसरी बात सर, अगर आप देखें तो हम लोग बात करते हैं कि जो एंटरप्राइजेस हैं, वो एंटरप्राइजेस का थ्रेशोल्ड या कितना लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। चाइना में अगर आप देखें तो जीएसटी 2027 तक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, मतलब 5 करोड़ की अगर आपकी टर्नओवर है, तो 2027 दिसंबर तक आपको जीएसटी भरना नहीं है। बट कितना भरना है? बड़ा सिंपल है। अगर आप 5 करोड़ तक हैं, तो आपको जो भी जीएसटी की स्लैब है, एज अ माइक्रो एंटरप्रेन्योर आपको सिर्फ 50% जीएसटी लगेगा। पहली बात वो। दूसरी बात वो, 2027 तक आपको 1 रुपया भी नहीं भरना। जितना भी आप टोकन जीएसटी भरेंगे वो गवर्नमेंट आपको वापस देगी। तो देखिए, एक बड़ा ही असमंजस बना पड़ा है उनमें जो भर रहे हैं, जो फाइलर्स हैं और जो नॉन फाइलर्स हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि करीबन 90% आपके जो 90 से भी ज्यादा प्रतिशत जो जीएसटी फाइलर्स हैं वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। सिर्फ 7,000 इकाइयां वो हैं जो नॉन एमएसएमई या लार्ज हैं। तो ये अपने ही माइक्रो और स्मॉल में ही कंपीट करके मर रहे हैं। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ही हम लोग, एक आदमी कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है और वो प्रॉपरली जीएसटी में फाइलिंग कर रहा है, जितनी भी कंप्लायंस की इश्यूज है वो कर रहा है, और दूसरा आदमी है जो नहीं कर रहा। मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली में आप कोई भी एक बाजार में जाएं, पालिका बाजार जाएं, सरोजनी बाजार, जिस भी बाजार में जाएं, आपको 2% से ज्यादा लोग बिल ही नहीं देंगे। तो ऐसा किस डेवलप्ड नेशन में होता है कि आप एज अ कंज्यूमर जाते हैं तो कुछ लोग आपके सिर्फ कैश पे बिलिंग कर सकते हैं और आपको फाइलिंग नहीं कर सकते? तो देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग अभी तक 6.5 करोड़ टोटल इकाइयां हैं जो उद्यम में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें से सिर्फ, जैसे मैंने बोला, 1 करोड़ 40 लाख ही लोग हैं वो जो एक्चुअली फाइलिंग करते हैं। हालांकि इसमें एक चीज ये है कि पिछले 5 साल में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड कारोबारियों की संख्या दोगुनी हुई है, जो सरकार के आंकड़े हैं। शिशिर जी, इसमें 2-3 चीजें निकल कर सामने आई।